तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। इससे पहले लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 8 में हम लोगों ने देखा कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस लॉ के बारे में, और उस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन आज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हमारा बहुत सारा न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले लो लेवल का, फिर जेई मेन और नीट टाइप, और फिर एक दो एडवांस लेवल का। तो आइए देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग पिछला वाला अगर देखें तो हमारा कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह था, वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला था, वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। और इसमें ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए था, क्लोज सरफेस के लिए। तो इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। अब यहां पर क्या कर रहा है, गॉस लॉ डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर ये क्या चीज है भाई? माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं देता है तो फिर ये क्या चीज है? आगे देखते हैं। बट प्रोवाइड्स ओनली फॉर इट्स फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। यानी कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता है। अगर देता है, मतलब कि देता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन किसी क्लोज्ड सरफेस में, यानी ये कहिए कि ई डॉट डी एस ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमको रिलेशन देता है किसी क्लोज्ड सरफेस में, किसी क्लोज्ड सरफेस में। अब आगे है कि अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस नहीं है, अगर कोई क्लोज सरफेस नहीं है तब क्या करेंगे? अगर देखिए, अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं है तब टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी चूज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। एक अपने तौर पर एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे जिसका नाम है गॉसियन सरफेस, और इसमें हम गॉस लॉ को अप्लीकेबल करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि अगर हमारा सरफेस क्लोज है तो ठीक है, अगर क्लोज नहीं है, अपने सिचुएशन के अनुसार, अपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के अनुसार हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे जिसके अंदर गॉस लॉ अप्लाई होगा। दैट इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब देखिए, अगर इसको लेना है तो कैसे लेंगे, हम एक एग्जांपल बताते हैं, और फिर जब इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट लेंगे, जैसे हॉलो स्फीयर के लिए यानी नॉन कंडक्टिंग के लिए लेंगे, कंडक्टिंग के लिए लेंगे, या फिर सिलेंडर लेंगे, तो सब जगह हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो पहला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस चीज को हम लोग जानते भी हैं, लेकिन अब गॉस लॉ को यूज करके, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। और गॉस लॉ अप्लाई करके कोई भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा बहुत ही इजी हो जाता है। तो आइए यहां पर देखते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q एट एनी पॉइंट। हमने कोई पॉइंट चार्ज Q लिया है और वहां से किसी P पॉइंट पर, ये हमारा P पॉइंट है, किसी R डिस्टेंस पर, ये हमारा इस R डिस्टेंस है, ये किसी P पॉइंट पर, किसी R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड
एट दिस पॉइंट, एट एनी पॉइंट हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं? इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए। तो देखिए ये हमारा पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज मतलब सिंपल समझ लीजिए एक छोटा सा बॉल है, एक छोटा सा बॉल है गोली जैसी जिस तरह का। अगर उस पॉइंट को अगर हमको हर तरफ से क्लोज करना है सिमेट्रिकल, तो हम एक स्फीयर लेंगे, एक मान लो बड़ा सा बॉल, और उसको हमने कवर कर दिया। यानी सिंपल, अगर ये हमारा इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये चार्ज क्यू है, और यहां से किसी पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से जितना ये डिस्टेंस है इतना ही रेडियस का अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, तो देखिए ये पी पॉइंट और चार्ज सब कुछ हमारा क्लोज हो गया। पी पॉइंट हमारे स्फीयर पे सरफेस पे आएगा। तो ऐसे समझिए कि जो आर है, आर से थोड़ा सा यानी आर प्लस जीरो, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना लिमिट में आर प्लस जीरो या आर प्लस सिर्फ प्लस, तो ऐसे में हमारा ये पूरा सिस्टम क्लोज हो गया। ये हमारा पी पॉइंट हमारा क्लोज हो गया। अगर क्लोज हो गया तो अब इसमें हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाइंग गॉस लॉ, और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको पता है वेक्टर ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डीएस क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट ई, और देखिए डीएस का मतलब हुआ कि जो पूरा सरफेस है उसका पूरा का एरिया। अब बताइए पूरा का एरिया क्या हो जाएगा? तो अगर ये मेरा पूरा एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू क्यू इन। और अब इसके अंदर इसको जब क्लोज कर दिए, अगर क्लोज कर दिए तो अंदर का चार्ज कितना है? जितना पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज हमारा कितना है? स्मॉल क्यू, तो क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए E इक्वल टू आ गया हमारा क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर ग्राफ कहेगा खींचने के लिए E और R के बीच का ग्राफ, ये हमारा E है और ये R के बीच का ग्राफ कहेगा खींचने के लिए, तो हमारा ग्राफ किस तरह से आएगा? अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज क्या होगा। एक हमारा लाइन चार्ज है, यानी हम सिंपल समझ लीजिए कि एक लाइन है, एक थ्रेड है जिस पर इस तरह से चार्ज प्लेस्ड है, इस तरह से चार्ज प्लेस्ड है। ये हमारा लाइन है जो बीचों बीच दिख रहा है। हमारा एक लॉन्ग लाइन है, इन्फिनिटली लाइन है, लॉन्ग लाइन है। उस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है। और इस लाइन से किसी P पॉइंट पर, यहां से किसी P पॉइंट पर किसी स्मॉलर डिस्टेंस R पर, यानी ये हमारा पॉइंट P है और यहां से किसी स्मॉलर डिस्टेंस R पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहां पर? समझ लेते हैं कि ये हमारा लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये यहां से इस पॉइंट से किसी P पॉइंट पर किसी R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम बताए थे कि अगर हमारा सरफेस क्लोज नहीं है तो वहां पर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो इसको क्लोज करे और हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एक लाइन है, एक वायर है जिस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है। यहां से किसी P पॉइंट पर किसी R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम एक काम करते हैं, तो किसी R रेडियस का हम एक सिलेंडर इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। एक सिलेंडर बना दिए, ये हमारा R रेडियस का हमने एक सिलेंडर बना दिया।
यानी इसको समझिए ऐसे, इसको ऐसे डाल दिए ऐसे। तो ये सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर का लेंथ स्मॉल एल है और रेडियस आर है। अब बताइए कि अगर आर नहीं, आर से थोड़ा सा ज्यादा, आर प्लस 0, तो ये पी पॉइंट क्या हमारा क्लोज्ड हो गया? अगर क्लोज्ड हो गया तो अब हम इसके अंदर गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर गॉस लॉ को यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये हमारा सिलेंडर में तीन तरह के सरफेस है, तीन तरह के सरफेस है। एक ये फ्लैट सरफेस, एक ये कर्व्ड सरफेस और एक ये अगेन फ्लैट सरफेस। तो यहां पर वही है, कोई कंसीडर अ लॉन्ग लाइन चार्ज, इसका लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है। हमको टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर को अप्लाई किया, सिलेंडर बनाया। इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, यानी जो डिस्टेंस जिस पर हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा अगर लॉन्ग लाइन चार्ज है, अगर ये हमारा लाइन चार्ज है, ये अगर हमारा लाइन चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे, यानी इस सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो देखिए क्या ये परपेंडिकुलर है? हर जगह तो परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से, यानी इस तरह से निकलेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से हमारा लाइन से निकल जाएगा। अब हम इसको लेते हैं, ये हमारा सिलेंडर है। तो सिलेंडर पर भी जो लाइन से जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है, ऐसे ऐसे, एकदम इस सरफेस के पैरेलल। अगर इस सरफेस के पैरेलल है तो इस सरफेस का अगर पैरेलल, हम इस सरफेस की पहले बात करते हैं फ्लैट की। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इसका डीएस का डायरेक्शन ऊपर है, तो एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री हो गया तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0, क्योंकि फाइव इक्वल होता है ई इंटू डीएस, ई डीएस कॉस थीटा। और यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर कॉस 90 का वैल्यू 0 है तो फ्लक्स ड्यू टू दिस फ्लैट सरफेस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और इसका डीएस इस तरह से है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो फ्लक्स ड्यू टू दिस फ्लैट सरफेस 0। अब देखिए, अगर फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस, यहां पर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और डीएस ऐसे, डीएस ऐसे, एंगल 90 डिग्री, cos 90 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस आल्सो 0, इसके थ्रू भी 0, इसके थ्रू भी 0। अब जो हमको मिलेगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ के लिए हमारा तो फॉर्मूला जो है उसको लिख दिए, वेक्टर ई डॉट डीएस, और ये हमारा क्लोज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर देखते हैं ये हमारा सिलेंडर क्लोज कैसे बना, तो ये सिलेंडर हमारा क्लोज बना तीन सरफेस से, इसको, इसको और इसको। तो हमने ले लिया इलेक्ट्रिक ई डॉट डीएस किसके लिए? फ्लैट सरफेस के लिए। यहां पर फ्लैट सरफेस 2 है तो 2 इंटू फ्लैट सरफेस के लिए ई डॉट डीएस प्लस ई डॉट डीएस अब कर्व्ड सरफेस के लिए। अब हमारा क्लोज हो गया, 2 फ्लैट ले लिया और एक कर्व्ड ले लिया, हमारा ये सिलेंडर क्लोज हो गया। इक्वल टू क्यू इन, क्यू इन कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। लेमडा इंटू एल क्यों होगा? देखिए, हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है और लेंथ हम कितना ले रहे हैं? सिलेंडर का एल। तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? लेमडा इंटू एल। तो क्यू इन इक्वल टू लेमडा इंटू एल हमने पुट कर दिया। अब देखिए इसको, ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, खत्म हो गया। ई डीएस कर्व्ड सरफेस के लिए, और कर्व्ड सरफेस का रेडियस आर है, लेंथ एल है। कर्व्ड सरफेस का इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है और लेंथ एल है। तो इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल। और ये एल कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल कितना निकलेगा? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइन चार्ज, देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू लाइन चार्ज हमारा आया था इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अगर हमको ग्राफ देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, तो हमारा यही ग्राफ होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं, एक इजी क्वेश्चन को, उसके बाद फिर थोड़ा सा और अच्छा, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और लॉन्ग लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, और ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। तो देखिए वी नो दैट, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, अभी जो ड्राइव के इज के टू लेमडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ऊपर और नीचे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो हमारा हो गया 2 लेमडा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, इसीलिए इस चीज को इजी करने के लिए हमने ऐसा किया। 2 लेमडा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ए का वैल्यू 18 इंटू 10 पावर 4, 18 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू लेमडा, और आर का वैल्यू 2 मीटर यहां पे दिया हुआ है, हमने लिख दिया। और 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, तो हमने लिख दिया 9 इंटू 10 पावर 9। इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होगा हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो लेमडा इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाय 10 पावर 9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 5 कूलम्ब पर मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो आइए फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ कैन हेल्प इन इजी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता है गॉस लॉ कैन हेल्प, गॉस लॉ बहुत ज्यादा मदद करता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पहला है मूविंग चार्ज ओनली एनी सिमेट्रिकल चार्ज कंफिगरेशन, एनी चार्ज कंफिगरेशन, या फिर सम स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज कंफिगरेशन। देखिए मूविंग चार्ज वाला बात तो कहीं पर आया नहीं है। अब देखिए एनी सिमेट्रिकल चार्ज, हर सिमेट्रिकल चार्ज के लिए, हर सिमेट्रिकल चार्ज के लिए हम गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एनी चार्ज के लिए, एनी चार्ज के लिए तो और पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह का चार्ज रहेगा, मान लो अगर इस तरह का है तो इस तरह का हम गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, तो गॉसियन सरफेस तो हम सिमेट्रिकल ही लेते हैं, तो हमारा होगा आंसर डी, सम स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी स्पेशल के लिए सिमेट्रिक जो भी लेंगे स्पेशल, जैसे अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेयर ले लिए, स्फेयर का अगर लेना है तो एक बड़ा स्फेयर ले लेंगे, अगर लाइन चार्ज है तो एक सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन हर केस में हम नहीं ले सकते हैं, तो हमारा होगा कि सब स्पेशल टाइप में ही सिमेट्रिक चार्ज जब स्पेशल टाइप का हो तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा का डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए लेमडा का डायमेंशन जाने के लिए हमको लेमडा का यूनिट जाना चाहिए, और लेमडा है क्या, लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका अगर यूनिट पूछा जाए क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर। मीटर का तो हम लोगों को पता है एल होता है, एल होता है। अब कूलम्ब, कूलम्ब का मतलब हुआ चार्ज, चार्ज, और चार्ज के लिए हम यूज करते हैं Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई हमारा करंट है और टी टाइम है, तो मतलब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। तो अगर ये नहीं है तो ये यहां से आता है, Q इक्वल टू हमारा आई टी होता है।
तो आई का क्या हो गया, करंट, करंट हमारा ए होता है और टी टाइम। तो यहां से अगर देखा जाए तो हो गया टी पावर -1, सॉरी टी पावर +1, एल पावर -1 और ए। और अगर m नहीं है तो m पावर 0 यहां पर एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो m पावर 0, l पावर -1 और t पावर +1, t पावर +1 और a, यानी हमारा आंसर होगा 2 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर। किसी स्फेयर के सेंटर पर 1 कूलम्ब चार्ज प्लेस किया हुआ। यहां पर स्मॉल क्यू है जिसका वैल्यू कितना है 1 कूलम्ब। ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर एंड अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। देखिए द रेशियो ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स 5 स्फेयर अपॉन 5 क्यूब क्या होगा। यानी कह रहा है कि एक स्फेयर है और वो कवर है एक क्यूब से जिसका साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी ये पूरा डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक कितना 20 सेंटीमीटर। स्फेयर का डायमीटर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी कुछ ग्राफ हमारा इस तरह से, फिगर इस तरह से है। तो पूछ रहा है कि दोनों के फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। देखिए अगर हम स्फेयर की बात करते हैं, सिर्फ स्फेयर की बात करते हैं, तो क्या स्फेयर क्लोज्ड है? बिल्कुल है। अगर स्फेयर क्लोज्ड है तो क्या उसके लिए गॉस लॉ अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फाई स्फेयर क्या हो जाएगा? फाई स्फेयर हो जाएगा क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट, यानी 1 बाय इप्सिलॉन नॉट। चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम्ब। अब अगर 5 क्यूब की बात करेंगे तो देखिए क्यूब के अंदर भी तो चार्ज उतना ही है। क्यू इन कितना हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए भी क्यू इन तो 1 कूलम्ब भी होगा 1 बाय इप्सिलॉन नॉट। अब अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो कैंसिल इक्वल टू 1, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 3। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को ऊपर करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई डायपोल है जो किसी P पॉइंट पर, जो किसी R डिस्टेंस पर लोकेटेड है। डायपोल मोमेंट हमको वेक्टर P दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस डायपोल पर इस लाइन चार्ज के थ्रू, लाइन चार्ज का डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, इस लाइन चार्ज के थ्रू इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का हम लोगों ने कर चुका है। चार्ज और डायपोल के बीच का कॉन्सेप्ट, डायपोल के बीच का कॉन्सेप्ट। तो देखिए पिछले जब डायपोल देखते थे या चार्ज और डायपोल देखते थे तो वहां पर फोर्स के लिए कोई डायरेक्ट कुछ हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फोर्स के लिए हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे और पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हमको फॉर्मूला पता है -P.E होता है। तो P तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ये भी हमको पता है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यूज करते -P.E, P हमको लिख दिए और E λ/2π और थीटा क्या हो जाएगा। तो चूंकि P और E पैरेलल है तो cos थीटा, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हमारा 1 हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया P λ/2π r, P λ/2π r। तो F इक्वल टू पता है -du/dr होता है, -du/dr होता है। तो ये माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म है P λ/2π बाहर कर दिए। अब बच गया 1/r, 1/r को लिख दिया हम r पर पावर -1 बराबर है बाय dr। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे r पर पावर -1 तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में जो भी पावर है उसको साइड किए और पावर में से एक घटा दिए, माइनस कर दिए। तो माइनस साइड में हो गया और r पर पावर -1 और -1 तो हो गया 1/r²। तो हमारा जो फोर्स निकल गया वो हमारा ये है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अगर टॉर्क पूछेगा तब क्या होगा, तो अगर टॉर्क पूछेगा तो ये आपको बताना है।
अब दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा विच इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस। इसमें से कौन सा सही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले किसी गॉसियन सरफेस में, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए पहला में कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो ऑब्वियसली है कि ये सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड बाय द चार्ज। ये गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इन साइड के चार्ज पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही है, इंडिपेंडेंट होता है उससे। इसका मतलब है कि हमारा क्या हो गया आंसर डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। इन गॉसियन लॉ वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर E कैन बी ड्यू टू चार्जेस। यहां पर देखिए अक्सर जो कंफ्यूजन होती है, लोग ये समझता है कि वेक्टर E डॉट q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर है सिर्फ अंदर के चार्ज के लिए है। ऐसा नहीं है। जो फ्लक्स जब लेते हैं, जो फ्लक्स लेते हैं तो वहां पर जो फॉर्मूला में यहां पर सिर्फ q इन लेते हैं, चार्ज इन साइड वाला होता है, चार्ज इन साइड वाला होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले की वजह से भी हो सकती है, अंदर वाले की भी वजह से हो सकती है। लेकिन जब फ्लक्स के लिए अप्लाई करेंगे क्लोज सरफेस में, तो वहां पर फॉर्मूला में क्यू इन में सिर्फ हम अंदर वाला को चार्ज को लेते हैं, न कि अंदर वाले की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकता है, यानी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी बोथ हो सकता है। अब एक एडवांस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवांस लेवल का। मेडिकल वाला, नीट वाला इसे इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा मोर देन वन आंसर वाला क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है। तो कह रहा है इन गॉस लॉ वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। द सरफेस इंटीग्रल इज इवेल्युएटेड। सरफेस इंटीग्रल कहा जाता है एरिया के साथ जो रिलेशन होती है वो सरफेस इंटीग्रल हुआ, और लाइन के साथ जो होती है वो लाइन इंटीग्रल हुआ। इज इवेल्युएटेड बाय चूजिंग अ क्लोज्ड सरफेस। अब उस क्लोज्ड सरफेस का नाम दिया हुआ है क्या है, गॉसियन सरफेस, ये हम लोगों को भी पता है। करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, यानी कह रहा है कि हमारा जो एक गॉस लॉ है वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो किसी गॉसियन सरफेस के इनसाइड अप्लाई होती है, तो कह रहा है उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इनमें से कौन कौन सा सही है, यानी एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है इसमें। पर द क्लोज्ड सरफेस कैन हैव एनी शेप और साइज। देखिए जब भी हम गॉसियन सरफेस अप्लाई करते हैं तो वो हमारे किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, हमें तो मेनली क्लोज्ड होना चाहिए। तो हमारा ये वाला सही है। Q इज अ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यहां पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला होती है फाई के वेक्टर E डॉट ds Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इन का मतलब होता है चार्जेज और नेट चार्ज इनसाइड। तो हमारा ये वाला भी सही है। अब देखिए सी नंबर, वेक्टर E मस्ट बी, वेक्टर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मस्ट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज इनसाइड द सरफेस ओनली। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में हम देखे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यही मतलब उस क्वेश्चन को बताने का हमारा यही मेन पर्पस था कि जो ये एडवांस वाला क्वेश्चन है इसमें भी आपको कंफ्यूजन ना हो। उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, ये हो सकता है। तो यहां पर कह रहा है मस्ट, मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है, दोनों हो सकता है। इसका मतलब है कि ये वाला गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चार्जेज इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर जो लोकेशन है अलग अलग चार्जेज का, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ये हम लोगों को पता है
ये हमको चार्ज किस जगह पर है, चार्ज के लोकेशन पर, दो चार्ज के डिस्टेंस पर, इस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नेट वैल्यू इनसाइड इस पर डिपेंड करता है, यानी नेट चार्ज इनसाइड पर डिपेंड हमारा वैल्यू करता है। तो हमारा ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। अब इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। जो पिछला क्वेश्चंस था उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस था। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमारा कोई फिगर दिया हुआ है, इनसाइड द सरफेस Q1 Q2 चार्ज है, आउटसाइड Q3 और Q4 चार्ज है। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है और एक पॉइंट P उसके सरफेस पर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द पार्टिकल्स यानी Q1 Q2 Q3 या Q4 कौन पार्टिकल्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए पिछले क्वेश्चंस में बताए थे, पिछले दो क्वेश्चंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर E डॉट ds q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E, इट कैन बी ड्यू टू बोथ इनसाइड चार्ज एंड आउटसाइड चार्ज। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनसाइड के लिए भी होगा और आउटसाइड के लिए भी होगा। इसका मतलब है कि Q1 की भी हो सकता है, Q2 भी, Q3 और Q4 भी, यानी हमारा जो आंसर है तो 1, 2, 3 और 4 चार हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड के लिए भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड के लिए भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस फिगर यानी एवर फिगर में विच ऑफ द पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ड्यू टू इनसाइड चार्ज ओनली। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा Q1 और Q2, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो अब उम्मीद है कि ये जो कंफ्यूजन था कि कब इनसाइड के लिए होगा, कब इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए होगा, इस दो क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा।